बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी हाजिर है। मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना, और इसमें आज का मौजू है भारत का क्या किरदार था। तो भारत के किरदार के हवाले से ये चीज़ कि भारत शुरू से ही, पहले दिन से ही पाकिस्तान की इन तमाम सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए था। और भारतीय हुक्मरान तो ये कहते थे कि 6 महीने में पाकिस्तान जो है वो टूट कर फिर भारत से आन मिलेगा, लेकिन इसको तकरीबन 24 साल गुजर गए। जो कुछ मशरक़ी पाकिस्तान में हो रहा था वो मगरबी पाकिस्तान के उन लोगों की हिमाकत और यूं समझिए कि खुदगर्जी का नतीजा था कि वहां पर नफरतें पैदा हुई। पहले तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को गुमराह किया गया और उन्होंने जाकर ढाका में सिर्फ एक जुबान की बात की। उनको ये समझ लेना चाहिए था कि बंगाल खुद एक सकाफत रखता है और उसकी जुबान है और उस जुबान की अपनी तारीख है, उसका लिटरेचर है और दुनिया में वो एक ताकतवर जुबान है। तो बंगाल की अपनी जुबान उनसे नहीं छीननी चाहिए थी। पहली गलती थी जिसको लोगों ने माना कि ये गलती थी, जिसके नतीजे में जुबान के ऊपर फसादात हुए और उन फसादात में बंगला जुबान के लिए हुए। तो बंगला जुबान फिर वो तासुब की एक बात फिर उभरी। तो इसको हवा देने के लिए भारत ने भी खूब काम किया। बहुत तेजी के साथ उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में हिंदू बंगाली प्रोफेसर्स इंसर्ट किए और वहां पर उनके जहन को मसमूम करना शुरू किया। लेकिन उनका जहन बिल्कुल मसमूम नहीं हुआ और वो पाकिस्तान के हामी रहे, क्योंकि मुस्लिम लीग उन्होंने बनाई थी, मुस्लिम लीग का क़याम ढाका में हुआ था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान कायम रहे। अब इस वक्त जो कुछ कहा जाता है, ये जनरल न्याजी ने भी कहा, अयूब खान भी कहते कि ये हमारे साथ नहीं रह सकते। भाई, आपने नहीं पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाया था बंगाल के लोगों ने, उनकी अक्सरियत ने। और आपको तो मुफ्त में मिल गया था। पंजाब में यूनियनिस्ट हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा जो शहर था वहां पर भी सरहदी गांधी थे, बलूचिस्तान में भी बलोची गांधी थे। चलते ये लोग पाकिस्तान के हामी नहीं थे, लेकिन जो कबायली इलाके थे हमारे, जो इनको आप जिनसे आज लोग लड़ रहे हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान बनाया था। यानी अब बदकिस्मती ये देखिए कि उधर बंगाल के लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाए उनसे लड़े, और यहां जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया उनसे लड़ रहे हैं। ये शर्म और यानी बेगैरती का मुकाम से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया, हम उनसे लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में अपने ही लोगों से क्यों न बर्दाश्त, उनसे बातचीत क्यों नहीं करते? ये भारत को मौका तो मिलेगा, दुश्मन को तो मौका मिलेगा। उस वक्त भी दुश्मन ने फायदा उठाया और आज भी दुश्मन फायदा उठा रहा है। जी, भारत को फिर मौका मिला, उसने मुक्ति बाहिनी बनाई, उनको मुसल्लह किया और उसके आड़ में अपने फौजी भी भेजे। और मुक्ति बाहिनी के भी कुछ अदर लोग थे, वो ज्यादातर उनके फौजी थे जो ये कार्रवाइयां कर रहे थे। लेकिन इसका मौका किसने दिया? यानी मशरक़ी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, जहां पर वहां तनासुब जो था 1 और 15 का था, यानी 15 भारतीय फौजी थे तो उनके मुकाबले में 1 पाकिस्तानी फौजी था। तो ये तसव्वुर, ये तहफ़्फ़ुज़, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, और फिर बंगालियों को फौज में नहीं लिया जाता था। नफरत थी कि ये बुज़दिल हैं। आज बांग्लादेश की फौज यूनाइटेड नेशन में जाती है तो ये तसव्वुर रखने वाले कि फला बुज़दिल हैं, फला बहादुर हैं, हम ही बहादुर हैं, वो सबसे बुज़दिल लोग हैं। आप ये तसव्वुर देखें, वो शख्स जिसने कोई जंग नहीं लड़ी थी फील्ड मार्शल बन बैठा, अयूब खान। किस बात का फील्ड मार्शल? और अयूब खान ने दरिया दे दिए, 3 दरिया हिंदुस्तान के हवाले कर दिए, जबकि अयूब खान जिनका तख्ता उलट कर आए थे
मलिक फिरोज खान नून, उन्होंने गवादर को पाकिस्तान में शामिल किया था। गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बना था। सोचिए ये किस तरीके की बात थी। तो भारत को मौका किसने दिया? हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने। 1948 की जंग थी जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा किया। 1965 की जंग थी जब पलड़ा भारी था, तो भारत को यह एहसास हुआ कि इस तरह जंगों में तो हम पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकते। तो साजिशें की गई। अगरतला साजिश केस जो है, वो सियासतदानों ने कहा कि मुजीब को रिहा किया जाए, मुजीब को लाया जाए। बिल्कुल सही कहा था। वो जानते थे कि अगर इसको तनहा छोड़ दिया गया, अपने से अलग कर दिया गया, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। और उनकी बसीरत बिल्कुल ठीक थी। बसीरत जो थी यह न्याजी की, यहिया की और दूसरे जनरल गुलाम उमर की बेबसीरती थी। बिल्कुल ऐसी थी जिससे पाकिस्तान को डुबो कर रख दिया। हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट तो यही बताती है। और उसने पाकिस्तान की तबाही का बंदोबस्त किया। तो देखिए, भारत कसूरवार है, लेकिन भारत तो वो दुश्मन है जो ताक में बैठा था कि हम कोई गलती करें और वो उसका फायदा उठाए। वो कहते हैं कि अगर हम फौजी कार्रवाई न करते, आर्मी एक्शन न करते, तो वो अलग हो जाते। तो अलग तो हो गए, बहुत खुरेजी के साथ अलग हुए, बहुत बदकिस्मती के साथ अलग हुए। अगर वहां पर असेंबली का इजलास बुलाया जाता, जैसा कि जनरल गुलाम उमर का ख्याल था कि ये ऐलान करेंगे बांग्लादेश की आज़ादी का, तो कैसे मुमकिन था? उस इजलास में तो मगरबी पाकिस्तान से भी लोग होते, उस इजलास में तो मशरक़ी पाकिस्तान के लोग भी होते। और शेख मुजीबुर रहमान किस तरीके से पूरे पाकिस्तान की वजारत उज़्मा को छोड़कर सिर्फ बांग्लादेश के वज़ीर आज़म बनते, ये तो आपने धकेला था। और अगर उनको ये फैसला करना था तो ये करने दिया जाता। ये एक जमहूरी तरीका होता जिसके नतीजे में एक मुल्क अलग होता, तो कोई परेशानी नहीं होती, कोई खुरेजी नहीं होती, आप उसे तस्लीम कर लेते, कोई हथियार नहीं डालता। अगर यही चीज थी तो इसको समझ लेना चाहिए था, और मज़ाहमत करने की और आर्मी एक्शन करने की क्या जरूरत थी? ये 100 जूते और 100 प्याज वाला मामला हुआ। जनरल गुलाम उमर का मशवरा पाकिस्तानी कौम को 100 जूते और 100 प्याज खिलाने वाला था। तो भारत का जो किरदार था वो तो रहता। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ये कहती है कि 2 हफ्ते तक और लड़ सकते थे जनरल न्याजी, तो जनरल न्याजी को 2 हफ्ते तक और लड़ने क्यों नहीं दिया गया, मज़ाहमत करने क्यों नहीं दी गई? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब कि जनरल न्याजी को किसने कहा कि हथियार डालो? यहिया खान भी इनकार करते हैं, जनरल न्याजी कहते हैं उन्होंने कहा। फिर कोई सबूत, कोई दस्तावेजी सबूत आज तक नहीं नजर आता कि जनरल न्याजी से कहा गया हो कि हथियार डालो। यकीनन जुबानी कहा गया, कोई धमकी दी गई, कोई बात की गई। और दूसरी चीज ये कि जनरल न्याजी को उस वक्त भेजा गया जब मशरक़ी पाकिस्तान के हालात बिल्कुल खराब हो चुके थे, काबू से बाहर थे। तो टाइगर न्याजी कहने लाए जाने वाले शख्स के पास कुछ भी नहीं था। उसके गले में पट्टा डालकर उसे एक पिंजरे में जाके खड़ा कर दिया गया। तो बहरहाल, और फिर वो जिस अकल के, जिस शऊर के थे, उनके बारे में तो ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक ने जो अपनी किताब में लिखा है, अब हर एक अपनी वजाहत पेश करता रहा मशरक़ी पाकिस्तान के सकूत हो जाने के बाद। तो भारत जब बैनुल-अक़वामी सरहदें पार की और उनको खिलाफ वर्जी की, तो उसके बाद किसी ने क्यों नहीं पूछा कि तुमने ये कैसे किया? भारत ने जो बैनुल-अक़वामी खिलाफ वर्जी की, उसकी शिकायत अक़वाम मुत्तहिदा में क्यों नहीं की गई? आखिर इसका मतलब ये है कि उस वक्त के हुक्मरान खुद चाहते थे कि ये मुल्क अलहदा हो जाए, लेकिन उन्होंने खूरेजी करवाई, उन्होंने पाकिस्तान को जिल्लत
करवाई, उन्होंने हथियार डाले, और आज तक हम अफसोस करते हैं कि लड़के मर जाते, कट के मर जाते, लेकिन हथियार डालने का दाग तो हमारे ऊपर ना होता। अमरीका जिसकी दोस्ती के लिए उसके साथ उसके तमाम इत्तेहादों में, सीटों में, सेंटों में पाकिस्तान गया, लेकिन अमरीका ने मशरक़ी पाकिस्तान को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, किसी मामले में संजीदगी नहीं दिखाई। इसलिए संजीदगी नहीं दिखाई कि खुद हमारे हुक्मरान किसी संजीदा रवैये पर आमादा ही नहीं थे। वो लोग सियासत कर रहे थे जिनका काम सियासत करना नहीं था, वो लोग हुक्मरानी कर रहे थे जिनका काम हुक्मरानी करना नहीं था। उनको सियासतदान के मातहत होना था, वजीर आजम के मातहत होना था आर्मी चीफ को, और उसका हुक्म मानना था, लेकिन वो उसके ऊपर बैठना चाहते थे। उन्होंने जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया था, उन्होंने लोगों की राय को ठुकरा दिया था, उसको लात मार दिया था, अक्सरियत की राय को। और जब ये अवाम की अक्सरियत की राय को लात मारते हैं तो फिर यही नताइज निकलते हैं, अवामी फिर हिमायत नहीं होती। तो आज भी यही सूरत हाल हमारे सामने पेश है। बंगाल के अंदर भारत प्रोपेगेंडा करता रहा, अपने लोग भेजता रहा, और मामूली मामूली बातों पर जो है वो लोगों को इश्तियाल दिलाता रहा, उनके जहन पुख्ता करता रहा, और कहता रहा कि वो, और इस बात की तस्दीक यहाँ के लोग करते रहे। यहाँ के लोग बिल्कुल उसी तरीके से हुक्मरानी कर रहे थे, मगरबी पाकिस्तान के लोग, जिस तरीके से अंग्रेज बर्रे सगीर में कर रहे थे। बिल्कुल यही किस्सा था। तो मगरबी पाकिस्तान की इस एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की बुनियाद पर जो ज़र्ब लगाई, उसके नतीजे में इंदिरा गांधी ने खुश होकर कहा कि हमने दो कौमी नज़रिया खलीज बंगाल में फेंक दिया है। तो आप ये देखिए कि खलीज बंगाल में दो कौमी नज़रिए डुबोने वाले यहिया खान ने भारत को मौका दिया। ये भारत को मौका कभी नहीं मिलता। ये हमारी हिमाकतों ने, हमारी बदनसीबी ने, हमारे बदनीयती ने दानिस्ता तौर पर वो भारत के हवाले किया है। और आज भी मुसलसल वही जहनियत है, वही सोच है, लड़ने वाली, अपने लोगों के ऊपर ही हुक्मरानी करने वाली। इससे बचें, रास्ता निकालें, पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान की बका इसी में है कि अपने लोगों से बातचीत की जाए, उनसे लड़ा ना जाए। मैं शहर कराची की बात करता हूं। शहर कराची में पानी की किल्लत है, और किसी शहर में, पाकिस्तान के किसी शहर में आप देख लें, टैंकर से पानी सप्लाई नहीं होता। मुसलसल पानी टैंकर से सप्लाई नहीं होता। सिर्फ यहां यह माफिया है, और पूरे शहर के लोग जानते हैं कि इस माफिया की सरपरस्ती कौन कर रहा है। पाकिस्तान के किसी शहर में, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रेंजर्स अमन व अमान को मुस्तकिल तौर पर 30 साल से, 40 साल से नहीं संभालते। सिर्फ कराची में ये है। रेंजर्स का किरदार क्यों यहां पर मुस्तकिल है? पुलिस को क्यों नहीं इस्टेब्लिश किया गया? ये भी साजिश है। ये सोचना चाहिए। ये पाक फौज के अपने खिलाफ साजिश है। फिर ये जो शहर का शहर गैरिजन बन गया है, ये कंटोनमेंट, वो कंटोनमेंट, तो ये सब चीजें नफरतें पैदा कर रही हैं अपनी उस फौज के खिलाफ जिसके काम सरहदों पर हिफाजत करना है। तो इसको, इस एस्टेब्लिशमेंट को, नई क़यादत जो आई है, उसे सोचना चाहिए कि फौज को बैरिकों में वापस लाएं, रेंजर्स को सरहदों पर ले जाएं, और पुलिस को एस्टेब्लिश करें।
ताकि और फिर कोई भी साजिश न होने पाए, टैंकर माफिया न बने, लोगों को पानी नलकों में मिले, पाइपलाइनों से मिले। ये पानी टैंकरों के जरिए पावे पूरे मुल्क में, कहीं भी दुनिया में कहीं भी पानी की सप्लाई टैंकर से नहीं होती। ये मजाक, ये मस्खरापन खत्म हो। तो मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से ये बात मैं कह रहा था। तो इसलिए मैं फिर गुजारिश करूंगा कि भारत को मौका न दें और इस इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि सोचे, मशरक़ी पाकिस्तान के अंजाम से सबक ले। ये मुल्क हमारा है तो फिर फौज है हमारी, ये मुल्क बाकी है तो फौज बाकी है, ये मुल्क आवाम से है और आवाम नहीं है तो सिर्फ जमीन से कोई फायदा नहीं। आवाम आबाद करते हैं जमीन को, इनकी कदर करें। अगर वो बलूची हैं तो उनके कल्चर की कदर करें, अगर वो पख्तून हैं तो उनके कल्चर की कदर करें। और इन नफरतों की बुनियाद पर जो लोग सियासत करते हैं उनको शटअप काल दें। नफरतों की बुनियाद पर सियासत न हो। अगर इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे तो ये नफरतों की सियासत जिंदा रहेगी। सोचिए, फिक्र कीजिए, गौर कीजिए और हमें इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में, अगली किस्त में हम आपको ये बताएंगे कि जनरल नियाजी ने हथियार क्यों डाले। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।